अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, जिसकी आप अब तक 9 अक़सात सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं और आप यकीनन 10वें किस्त को पढ़ने या सुनने की शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो जनाब, शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब शुरू करते हैं। तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, असफ़ याल ख़ान, एपिसोड 10। एक मिडिल क्लास इलाके में वाक़ 8 मंजिला ये इमारत साफ़ सुथरी और कुशादा थी, जिसकी छठी मंजिल अब इन लोगों की रहाइश गाह थी। साहिल ने पास मौजूद चाबी से घर का दरवाज़ा खोला तो माहिर और मुनज़्ज़म पुरजोशी से भागकर अंदर आए और पूरे फ्लैट का जायज़ा लेने लगे। साहिल और अमरीन भी सामान के साथ उनके पीछे ही अंदर आए। ये 3 कमरों और लाउंज पर मुश्तमिल एक साफ़ सुथरा कुशादा फ्लैट था, जो इनके साबिक़ घर जैसा शानदार नहीं था, लेकिन सर छिपाने को मुनासिब छत होना भी बहुत बड़ी गनीमत होती है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। जबकि ज़रूरत का फर्नीचर साहिल यहाँ पहले ही भिजवा चुका था। सारे कमरों का जायज़ा लेने के बाद अब दोनों बच्चे लाउंज में मुतसिल बालकोनी में आ गए थे, जहाँ से मेन रोड नज़र आता था। वाह, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, दोनों बच्चों ने रेलिंग से नीचे झांकते हुए कहा। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने का ये तजर्बा उनके लिए काफ़ी नया और अनोखा था। बच्चों, संभाल कर। अमरीन भी फौरन उनके पीछे लपकी। साहिल बैग्स एक जगह पर रखने लगा। हम यहाँ कितने दिन रहेंगे बाबा? मुनज़्ज़र ने वापस लाउंज में आते हुए पूछा। पता नहीं बेटा, लेकिन अभी कुछ टाइम यहीं रहेंगे, उसने गोल मोल जवाब दिया। यस, फिर तो हम रोज़ गैलरी में बैठकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना मम्मा? मायर पुरजोशी से बोला तो अमरीन ने जज्बात में सर हिला दिया। अमरीन को लगा था कि आलीशान घर छोड़कर यहाँ आने के बाद बच्चे उदास होंगे, मगर उन्होंने इस घर के छोटे होने का कोई शिकवा नहीं किया था, बल्कि वो तो नई जगह आने पर बेहद खुश थे। ये साहिल का खून और तरबियत का असर था कि उसके बच्चे भी उसकी तरह चली जाने वाली चीज़ों पर तादेर मातम करने वालों में से नहीं थे, बल्कि वो भी साहिल की तरह बस आज और अभी में जीते थे, गुजरे कल को भुला देते थे और आने वाले कल पर यकीन रखते थे कि वो भी अच्छा ही होगा। और एक वो थी जो हर वक्त अपनी किस्मत पर अफसरदा रहती थी, मगर इन नन्हे बच्चों की खिलखिलाहट और साहिल के दरगुजर ने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया था कि आज और अभी में जीना क्या होता है। पूरा दिन मिलकर उन लोगों ने कमरे इस हद तक सेट कर लिए थे कि रात को वहाँ आराम कर लिया जाए, और किचन क्योंकि अभी ढंग से इस्तेमाल के काबिल नहीं था, तो साहिल बाहर से खाना ले आया था। खाने के बाद थोड़ी देर तक बच्चे सो गए थे। लाउंज में अभी भी सामान फैला हुआ था, जिसे आहिस्ता आहिस्ता समेटना था। बच्चों के कमरे से निकलकर अमरीन बालकनी की तरफ आई तो देखा साहिल वहाँ खड़ा है, जिसकी चौड़ी पुश्त अमरीन की जानिब थी। साथ ही उसे सिगरेट की मखसूस बू महसूस हुई और करीब आने पर उसने देखा कि साहिल वाकई सिगरेट पी रहा था। आप सिगरेट भी पीते हैं? वो उसके बराबर खड़ी ताज्जुब से बोली। हाँ तो? लिए दिया सवाल आया। नहीं, बस आपको कभी सिगरेट पीते देखा नहीं और ना आपने कभी बताया, इसलिए थोड़ी हैरत हुई। उसने धीरे से वजाहत की। बताया तो तुमने भी नहीं था कि तुम धोखा देती हो, लेकिन दे दिया ना। उसने फिर चुपता हुआ तंज मारा तो वो लाजवाब होकर खामोश हो गई कि इस वक्त कोई भी बहस फजूल थी। रात का वक्त होने के बायस छठी मंजिल से नीचे नज़र आता चौड़ा रोड बिल्कुल सुनसान हो रहा था और उसके किनारे जलती पीली स्ट्रीट लाइट्स ने शब का मखसूस माहौल तारीक कर रखा था। अक्टूबर का इख्तिताम होने के बायस वो हवाएं कुछ ज़्यादा ही सर्द हो रही थीं, जो वक्फे वक्फे से उन्हें छूकर गुजरती रहीं। बच्चे सो गए? साहिल ने सवाल किया। जी, आप भी सो जाएं, फिर सुबह जल्दी उठकर आपको उन्हें स्कूल छोड़ने जाना है, क्योंकि स्कूल बस को अभी नया एड्रेस नहीं दिया है। कल उन्हें स्कूल छोड़कर आप एड्रेस भी लिखवा दीजिएगा। उसने अजाफी जवाब दिया। मैं बच्चों को स्कूल से हटा रहा हूँ। हनूस रोड पर नज़र मरकूज रखे उसने सिगरेट का कश लिया। क्यों? वह हैरान हुई। क्योंकि फ़िलहाल मेरे लिए फ़ीस अफोर्ड करना मुश्किल है, इसीलिए जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते मैं उन्हें किसी दूसरे एवरेज स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। उसने साफ कोई का मुजाहरा किया। लेकिन इससे इनकी पढ़ाई मुतासर होगी, वो तसलसल टूट जाएगा जो यहाँ बन गया है। वह मुतफक्किर हुई। तो और मैं क्या करूँ?
नया महीना शुरू होते ही मुझे उनकी फ़ीस देनी है, मगर मेरा बजट आउट हो रहा है। उसने उलझकर अमरीन की जानिब गर्दन मोड़ी। वो भी मुतफक्किर से सोच में पड़ गई। अपने साबका स्टेटस के मुताबिक जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उसकी फ़ीस वाकई काफ़ी ज़्यादा थी कि इन हालात में उसे अफोर्ड करना मुश्किल था। अचानक अमरीन के जहन में एक कूंदा लपका और उसने अपने गले में पहना वो खालिस डायमंड पेंडेंट उतारा जो साहिल ने शादी की रात उसे दिया था। इससे फ़ीस का मसला हल हो सकता है। उसने चेन से पकड़कर पेंडेंट साहिल की जानिब बढ़ाया जिसे वो ताज्जुब खेजी से देखने लगा। और अगले महीने क्या करेंगे? साहिल ने वो थामे बिना सवाल उठाया। जो जॉब आपने मेरे लिए ढूंढी थी मैं वो ज्वाइन कर लूँगी। बच्चों की फ़ीस की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी और आप घर के दूसरे खर्चे देख लीजिएगा। इस तरह हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। उसने लम्हों में मामला तरतीब दे डाला। वह नूज़ उसे देखते हुए सोचने लगा कि एक परवा थी जो साहिल के लखपति होने के बावजूद उसे और अपने सगे बच्चों को छोड़कर चली गई थी, और एक ये है जिसका ना बच्चों से कोई सगा रिश्ता है और ना अब साहिल की नज़रों में उसकी वो कदर और इज्जत थी, लेकिन वो फिर भी कंगाल हो चुके साहिल को छोड़कर जाने के बजाय उसके साथ खड़ी उसे सहारा देने की कोशिश कर रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, जो दिल से बनते हैं, दिल से महसूस होते हुए और दिल से ही निभाए जाते हैं। यू नो व्हाट, मैंने आज तक तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी जिसके हाथ में जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर था, मगर तुमने अच्छी खासी इंडिपेंडेंट लाइफ ठुकराकर एक कंगाल शख्स के साथ रहकर उसके बच्चे पालने का फैसला किया। साहिल बिना किसी लगे लिपटी के दिल की बात ज़ुबान पर ले आया। मैं बेवकूफ़ सही, लेकिन आप जैसे दिल के गनी शख्स को छोड़कर फरवा की तरह बदबख्त नहीं बनना चाहती थी। वो बेदरकी इत्मीनान से जवाब देती उसे लाजवाब कर गई। साहिल को अभी तक यकीन नहीं आया था कि वो यही वो लड़की है जो उसके सामने ठीक से पलकें भी नहीं उठा पाती थी, और करीब जाने पर घबराहट के मारे उसकी सांसों में तूफान बर्पा हो जाता था। अब ले लीजिए, ये आप ही की अमानत है। अमरीन का हाथ अभी तक उठा हुआ था जिसमें पेंडेंट लटक रहा था। साहिल ने उसके हाथ से पेंडेंट ले लिया। तुम्हारी जिम्मेदारी घर में रहकर बच्चों को संभालने की है, लिहाजा तुम बस उसे ही निभाओ। मजीद कोई बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मामला मैं खुद देख लूँगा। उसने संजीदगी से कहा, जिस कदर हकीकत मालूम था कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहिल वहाँ से चला गया जबकि वो वहीं खड़ी रही। मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हो जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं। मोहसिन नकवी। ज़िंदगी क्या है, कभी अर्श की बुलंदियाँ तो कभी फ़र्श की गहराइयाँ। ये एक जुमला ही पूरी तरह ज़िंदगी के खदोखाल वाज़े कर देता है। हर उरूज को ज़वाल आता है, हर ज़वाल उरूज को देखता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और इन बदलती रुतों में जो रिश्ता उनके ज़ेर असर रंग ना बदले, बस वही आपका मुखलिस होता है। शायद कुदरत ने इसीलिए हर इंसान की ज़िंदगी में उरूज व ज़वाल के मामलात रखे हैं, ताकि ज़वाल पर पता चले कि उसके साथी कैसे हैं और उरूज में मालूम हो कि वो खुद कैसा है। ज़िंदगी की गाड़ी सुस्त रवि से एक नाहमवार सड़क पर चलने लगी थी जिससे बस चलाते रहना था, क्योंकि अगर थक कर रुक जाते तो ये नाहमवार रास्ता कभी पार करके उससे नहीं निकल पाते। ये छोटा सा फ्लैट एक हफ्ते में ही उन लोगों ने अपने मुताबिक सेट कर लिया था। बच्चे अमरीन के साथ अपनी दुनिया में मगन थे और साहिल अपनी उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा आबाद करने में इतना मुनहमिक था कि सुबह सवेरे घर से निकला वो रात तक देर तक लौटता था, जब अक्सर बच्चे भी सो चुके होते थे, जबकि साथ ही साथ अमरीन की साहिल को मनाने की छोटी मोटी कोशिशें भी जारी हो सारी थीं। माफ़ करने वालों को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद तो सारे बंदे रखते हैं, लेकिन बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो अपनी बारी में अल्लाह ताला के बंदों को माफ़ कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह को अपने वो ख़ास बंदे बहुत पसंद होते हैं। अमरीन हस्ब मामूल सोने से कबल बच्चों को किताब पढ़कर सुना रही थी। दो अलग सिंगल बेड होने के बजाय मायर और मुनज़्ज़ा एक सादे से डबल बेड पर कंबल ओढ़े लेटे थे और अमरीन उनके नज़दीक ही बैठी थी। माफ़ करने का क्या मतलब होता है मम्मा? हम किसी को कैसे माफ़ कर सकते हैं? हमेशा की तरह दोनों ने सवाल उठाया। माफ़ करने की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक है वो ये है कि जो बुरा एक्ट सामने वाले ने आपके साथ किया, बदले में आप उसके साथ उतना बुरा एक्ट नहीं करोगे। यही माफ़ करना होता है। उसने आसान लफ्ज़ों में समझाया। ये क्या बात हुई? उसने हमारे साथ बुरा एक्ट किया तो हम क्यों ना करें? मायर को ये मंतक समझ ना आई। अमरीन को अंदाज़ा हुआ कि उन्हें ये अहम बात बहुत तहम्मुल से आसान अंदाज में समझानी होगी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फ़र्ज़ करो एक टेबल पर दो गिलास रखे हैं, एक में गंदा पानी है और एक में साफ़ पानी है। अब अगर ये दोनों गिलास गिरेंगे तो क्या होगा? वो दूसरे तरीके से समझाने लगी। तो उनका पानी बाहर आ जाएगा। झट से जवाब आया, सही।
कौन से गिलास में गंदा पानी बाहर आएगा, कौन से गिलास से साफ? उसने फिर सवाल किया। जाहिर है जिसके अंदर साफ पानी था उससे साफ पानी बाहर आएगा और गंदे पानी वाले गिलास से अंदर से गंदा पानी बाहर आएगा। माइल ने सीधा साधा दुरुस्त जवाब दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही हम इंसान भी एक गिलास की तरह होते हैं और अच्छे या बुरे एक्ट साफ और गंदे पानी की तरह हमारे अंदर होते हैं। जब कभी ये पानी बाहर गिरने की नौबत आती है तो हर शख्स के अंदर जैसा एक्ट होता है वो बाहर आता है। कुछ लोगों का एक्ट गंदे पानी की तरह होता है तो वो झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, चीट करते हैं, लड़ाई करते हैं। और जिन लोगों का एक्ट साफ पानी की तरह होता है वो हमेशा सच बोलते हैं, सबसे प्यार से पेश आते हैं, बिला वजह गुस्सा नहीं करते, ईमानदार वफादार होते हैं और लड़ने या बदला लेने के बजाय वो माफ़ कर देते हैं। इसीलिए अगर कोई आपके साथ बुरा एक्ट करता है तो आप अपने अच्छे एक्ट की वजह से उसे माफ़ कर दो, ना कि बदला लेने के चक्कर में उसकी तरह बुरे बन जाओ। उसने नहायत सहल अंदाज में अपनी बात समझा दी थी कि जिसे दोनों बेगौर सुनते रहे। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं, हम सभी अपने एक्ट के पानी को खुद से साफ़ और गंदा कर सकते हैं। वह अचानक मज़ीद गोया हुई। वो कैसे? दोनों को तजस्सुस हुआ। वो ऐसे कि अगर किसी शख्स के एक्ट का पानी साफ़ है लेकिन वो मुसलसल चीट कर रहा है, लड़ रहा है, तो ये पानी गंदा हो जाता है। और अगर किसी का पानी गंदा है मगर वो ईमानदारी से रहने की कोशिश करता है और सबको माफ़ कर देता है तो उसका पानी बिल्कुल साफ़ हो सकता है। इसीलिए अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को पसंद करता है कि उससे उनका दिल साफ़ रहता है। उसने एक और सवाल हल किया जो कि काफ़ी हद तक दोनों की समझ में आ गया था। तो अब अगर कोई आपके साथ बुरा एक्ट करे तो आप क्या करोगे? उसने टटोला। माफ़ कर देंगे, एक ज़बान जवाब मिला। शाबाश। वो भी खुश हुई कि बच्चे एक अहम बात समझ गए थे। चलो अब दोनों सो जाओ, सुबह फिर स्कूल जाना है ना। वो किताब लेकर उठ खड़ी हुई। मम्मा एक बात पूछे? मुनज़्ज़र ने पुकारा। पूछो बेटा। क्या आप और पापा एक दूसरे से कट्टी हैं? उसका गैर मुतवक्किल सवाल अमरीन को हैरान कर गया था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बट आपने क्यों पूछा? उसने ख़ुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। ऐसे ही हमें लगा शायद आप लोग कट्टी हैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते और अलग अलग रूम्स में सोते हैं। पहले आप लोग साथ सोते थे ना? अब की बार माई ने वजाहती जवाब दिया। बच्चे भी उनके रिश्ते में आया खिंचाव भाग गए थे और पहले आपस में बातचीत करने के बाद बिला आकर सीधा अमरीन से ही पूछ लिया था। कट्टी नहीं है, बस मैंने आपके पापा की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तोड़ दी थी, इसीलिए वो मुझसे थोड़े से नाराज़ हैं। वो भी बेबस अंदाज में कहती वापस बेड पर बैठ गई कि दिल पर बढ़ते बोझ को अब कोई सुनने वाला चाहिए था। तो आप पापा से सॉरी बोल देना, वो ठीक हो जाएंगे। मुनज़्ज़र ने झट मशवरा दिया। बोला है लेकिन वो फिर भी नाराज़ हैं। वो तासुब से कहती किताब की जल्द पर हाथ फेरने लगी। मायर और मुनज़्ज़र भी कुछ देर खामोश होकर मुतफक्किर से सोच में पड़ गए। आइडिया, मायर के अचानक कहने पर मुताजिब सी उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। कमरे की लाइट ऑफ थी, बस मुधम नाइट बल्ब जल रहा था। जहाँ साहिल बेड पर नीम दराज मोबाइल में मसरूफ़ था, तभी कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने यूं ही मसरूफ़ अंदाज में इजाज़त दी। दरवाजे का हैंडल घुमा और दूसरी तरफ से मायर, मुनज़्ज़र और अमरीन अपना अपना तकिया पकड़कर सीने से लगाए अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ बेटा? उन्हें इस तरह आता देख वो भी हैरान हुआ। हमें आपके और मम्मा के साथ सोना है पापा, मुनज़्ज़र ने जवाब दिया और साथ ही दोनों बेड पर चढ़ गए, जबकि अमरीन पास ही खड़ी रही। लेकिन आप लोग तो पहले भी अलग सोते थे ना? साहिल की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सवाल करें और क्या जवाब दे। सोते थे, पर क्या हम आज आपके साथ नहीं सो सकते पापा? माई ने जहाँ भर की मासूमियत चेहरे पर सजाए नहायत इमोशनल अंदाज में पूछा। बिल्कुल सो सकते हो मेरी जान, आ जाओ। हस्ब तवक्का साहिल बिना किसी हुज्जत के मान गया कि अपने बच्चों की बात भला वो कैसे टाल सकता था। आ जाए मम्मा। दोनों ने खुश होकर अमरीन की जानिब यूं देखा गोया कह रहे हो कि आ जाए मम्मा, प्लान सक्सेसफुल। बच्चों की मौजूदगी का लिहाज करते हुए साहिल ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन और थोड़ा से रख कर मायर और मुनज़्ज़र के लिए जगह बना दी। साहिल के साथ मायर लेटा, मायर के बराबर मुनज़्ज़र और उसके साथ अमरीन लेट गई। कितना मज़ा आ रहा है ना, हम रोज़ ऐसे ही सोएंगे, मायर चेक कर बोला। अभी तो सो जाओ पहले, फिर सुबह स्कूल के लिए उठना है ना। साहिल ने नरमी के साथ उसके माथे पर से बाल पीछे किए। दोनों उसी तरह हल्की फुल्की बातें करते हुए थोड़ी देर तक सो गए थे, जबकि ये लोग हनूज जाग रहे थे। साहिल ने अपना बाजू उन दोनों के ऊपर रखा हुआ था। अमरीन ने भी आहिस्तगी से अपना हाथ उसके हाथ पर रख लिया। साहिल ने उसकी जानिब देखा जो आंखों में उम्मीद और इल्तिजा के बेशुमार जुगनू लिए उसे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो अब मान भी जाए ना।
ساحل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور دوسری جانب کروٹ لے لی، جبکہ وہ بجھے دل کے ساتھ محض اس کے پشت دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں ہے، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر میرے لیے کوئی شایان التماس نہیں ہے، گزر رہے ہیں عجب مراحل سے دی تو دل، سحر کی آس تو ہے زندگی کی آس نہیں ہے، کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے اب ان دنوں کے تصور بھی میرے پاس نہیں ہے۔ ناصر کاظمی۔ اگلے دن اتوار ہونے کی وجہ سے ساحل آفس نہیں گیا تھا، لیکن گھر پر ہوتے ہوئے بھی وہ نہایت مصروف ہوتا تھا، جیسے ابھی لیپ ٹاپ آن کیے صوفے پر کئی فائلز لیے بیٹھا تھا۔ پاپا چل نا گٹار بجاتے ہیں۔ ماہر اور منزہ پھر ایک منصوبے کے تحت اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ ابھی میں بہت بزی ہوں میری جان، ابھی نہیں بجا سکتا، ویسے ہی مصروف جواب آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے نا پاپا، منزہ نے اصرار کیا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے بیٹا، میں جب فری ہوں گا تو آپ کو جو بولو گے وہ کروں گا، لیکن ابھی نہیں کر سکتا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر سے نظر ہٹا کر متوازن انداز میں ایسے جواب دیا کہ اب مزید اصرار کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ ماہر اور منزہ نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا گویا نظروں میں مشورہ کر رہے ہوں کہ اب کیا کریں۔ اچھا کیا ہم آپ کا گٹار لے جائیں بجانے کے لیے؟ ماہر نے اچانک نئی اجازت مانگی۔ ساحل نے پل بھر کو اسے یوں دیکھا گویا کہہ رہا ہو کہ تمہیں گٹار بجانا آتا بھی ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ فی الحال دونوں کو ٹالنے کے لیے اس نے اجازت دے دی۔ دونوں خوشی خوشی اس کی الماری کی جانب بھاگے، اس میں سے گٹار نکالا جس کا نچلا حصہ ماہر نے پکڑا جبکہ اوپری پتلا حصہ جسے فریٹ بورڈ کہتے ہیں وہ منزہ نے تھاما، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو انہوں نے گٹار کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے دو لوگ ایک انسانی لاش کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑتے ہیں۔ دونوں اسی طرح گٹار لیے بھائی کی جانب بڑھے۔ تھینک یو پاپا۔ اسی طرح ساحل کے پاس سے گزرتے ہوئے دونوں نے شکریہ ادا کیا تو وہ تعجب سے ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر رہ گیا جو اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ دونوں گٹار لے کر لاؤنج میں آئے جہاں ڈبل صوفے پر امرین بیٹھی رات کا کھانا بنانے کے لیے چاول صاف کر رہی تھی۔ لاؤنج میں وہ صوفہ کچھ اس طرح رکھا تھا کہ وہاں سے امرین ساحل کو اور ساحل امرین کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ مما چلیں گٹار بجاتے ہیں۔ مائیں نے گٹار صوفے پر رکھتے ہوئے فرمائش کی جو امرین کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ مجھے گٹار بجانا نہیں آتا بیٹا، اس نے صاف کرتا اپنا ہاتھ روک کر جواب دیا۔ اچھا تو ہم بجا لیتے ہیں، آپ گانا گا لیں، منزہ نے دوسری تجویز پیش کی۔ مجھے گانا بھی نہیں آتا، اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ پاپا کو منانے کے لیے گا لیں نا، مائر نے سرگوشی میں کہتے ہوئے آنکھوں سے ساحل کی جانب اشارہ کیا۔ امرین نے اس کے تعاقب میں دیکھا تو ساحل ہنوز کام میں منہمک ملا۔ مگر مجھے نہیں آتا نا بیٹا، اس کی مشکل بھی چونکہ تو تھی۔ پاپا کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ مان نہیں رہی ہیں، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا۔ دونوں نے چہرے پر معصومیت سجا کر ایموشنل بلیک میلنگ کی۔ اچھا لاؤ کوشش کرتی ہوں۔ بلاخر اس نے گود میں دھری چاول کی ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہار مانی تو دونوں بچوں کا چہرہ کھل اٹھا۔ امرین نے گٹار بجانے کے انداز سے پکڑ لیا اور دونوں اس کے سامنے بطور آڈینس بیٹھ گئے۔ اسے گٹار بجانا نہیں آتا تھا مگر دھیرے دھیرے اس کے تار چھیڑنے پر ایک بے ترتیب دھن برآمد ہو ہی گئی۔ چند لمحے یہ بے ترتیب دھن بجا کر جب اس کا تھوڑا حوصلہ بحال ہوا تو گیت کے بول بھی بے اختیار لبوں پہ چلے آئے۔ اس کے گانے پر ساحل نے بھی بے ساختہ چونک کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں بے پناہ انکہی التجائیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گو کہ اسے سروں کی پہچان نہیں تھی مگر گیت کے بول اس طرح اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ انہوں نے باقی ہر کمی کو پس پش ڈال دیا تھا۔ پورے دل سے گاتے ہوئے اس کی نظر ساحل پر ہی تھیں جیسے وہ اس سے بات کر رہی ہو، اور ساحل کی سماعت سے بھی اس کی غمگین التجائی آواز صاف ٹکرا رہی تھی۔ وہ صوفے پر سے اٹھا تو امرین کی آنکھوں میں امید کا ننھا دیا جل اٹھا کہ شاید وہ اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن اگلے ہی پل ساحل نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا جس کے باعث اس کی آنکھوں میں جلتا امید کا ننھا دیا دکھ سے بجھ گیا
और वो बच्चों की तालियों का जवाब भी नहीं दे पाई जो वो गीत मुकम्मल होने पर उसे दाद देने के लिए बजा रहे थे। माया और मुनज़्ज़ा की नन्ही मुन्नी कोशिशों और अमरीन की कही अनकही फरियादें हनूज जारी और सारी थीं, मगर साहिल का दिल तो मानो उसकी जान से पत्थर हो गया था कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन वो भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी और ख़ुद से अहद कर चुकी थी कि आखिरी सांस तक ये कोशिश जारी रखेगी। अमरीन हज़रत महमूद साहिल के कमरे की डस्टिंग कर रही थी और वो खुद उस वक्त नहा रहा था। वो साइड टेबल पर बिखरा सामान तरतीब से रख रही थी, तभी वहाँ रखा साहिल का मोबाइल गुनगुना उठा। वो मोबाइल की जानिब मुतवज्जह हुई और उसे उठाकर देखा। स्क्रीन पर किसी लड़की ज़ोहरब का नाम आ रहा था। अभी वो शशोपंच के आलम में खड़ी थी कि यकदम उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। उसने चौंक कर देखा तो वो साहिल था जो बिना शर्ट के सिर्फ जीन्स पहने खड़ा था। सफ़ेद तौलिया गर्दन के गिर्द लटकाया हुआ था, बाल गीले हो रहे थे और मजबूत जिस्म पर कहीं कहीं पानी की बूंदें भी मौजूद थीं। अब क्या जासूसी कर रही थी तुम यहाँ? वो काटदार अंदाज में गोया हुआ। डस्टिंग कर रही थी, उसने दुख से जवाब दिया। कर ली, अब जाओ। उसने बिना लिहाज के बाहर का रास्ता दिखाया। ये ज़ोहरब कौन है? उसने साहिल के रवैये को नज़रअंदाज करते हुए पूछ ही लिया। तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है, जाओ यहाँ से। अंदाज वैसा ही बेलचक था। वो चंद लम्हे दुख और बेबसी से उसे देखती रही, फिर गम और गुस्से से भरता दिल ले कर वहाँ से चली गई, जबकि साहिल ने भी मुसलसल रिंग होता अपना मोबाइल कॉल रिसीवर के कान से लगाया। छोटी बड़ी बातों के दरमियान कब दिन ढला पता ही नहीं चला और रात निकल आई। हंसे मामूल डिनर करके सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। साहिल अपने बेड पर गहरी नींद में था जब किसी ने उसे जगाया। साहिल उठे। कंधा हिलाने पर उसने कसमसाकर आंखें खोली। नाइट बल्ब की रोशनी में उसने अमरीन को पास खड़ा हुआ पाया। क्या हुआ? उसने नासमझी से पूछा। मुनज़्ज़ा को बुखार हो रहा है, दवाई ला दें। उसने मुतफक्किर होकर कहा तो अगले ही पल साहिल की नींद भी उड़ गई और वो भी तशवीश ज़दा सा उसके साथ बच्चों के कमरे में आया। मुनज़्ज़ा बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थी और मायर उसके नज़दीक बैठा था। क्या हुआ मेरी जान? साहिल ने नज़दीक बैठकर उसे अपनी बाहों में लिया। कुछ नहीं हुआ पापा। वो काफ़ी हद तक होश में थी। कैसे कुछ नहीं हुआ? देखो बुखार हो रहा है। साहिल ने उसे गर्म माथे पर हाथ रखा जो हल्का हल्का तप रहा था, क्योंकि बुखार की नौयत शदीद नहीं थी। मैंने थर्मामीटर से चेक किया था, बुखार ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे पहले कि ज़्यादा हो जाए आप मेडिकल से दवाई ला दें। अमरीन भी परेशान से पास खड़ी थी। उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। साहिल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं भी चलूँ पापा? मायर ने पूछा। हाँ बेटा, आपको घर पर अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, साहिल ने प्यार से जवाब दिया। इतनी मुश्किलात में एक गनीमत ये थी कि साहिल की गाड़ी अभी तक उसके पास थी। अभी उसे बेचने की नौबत नहीं आई थी, इसीलिए उन्हें सफ़र में आसानी होती थी। पिछली नशिस्त पर अमरीन मुनज़्ज़ा को खुद से लगाए बैठी थी, जबकि मायर साहिल के साथ आगे फ्रंट सीट पर बैठा था। माह नवंबर का आगाज़ हो गया था, इसलिए रात के वक्त सर्दी ज़ोर पकड़ लेती थी, जिसके बायस अक्सर सड़कों पर सन्नाटा हो जाया करता था। फिक्र की कोई बात नहीं है, मामूली सा मौसमी बुखार है। जो इंजेक्शन अभी इन्हें दिया है इंशाल्लाह इससे सुबह तक ही बुखार उतर जाएगा। साथ ही अगर ठंडे पानी की पट्टी भी रखें तो अच्छा है। उधेड़ उमर और डॉक्टर ने मुआयने के बाद तसल्ली कराई। ये एक करीबी प्राइवेट क्लिनिक था जहाँ से इन लोगों ने मुनज़्ज़ा का चेकअप करवाया और डॉक्टर की बात से अब दोनों काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे। दवाई लेकर वो लोग वापस जाने लगे तो रास्ते में फूड स्ट्रीट आई, जहाँ सर्दी के मुनासबत से सूप वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे और काफ़ी लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ रुक गए थे, जिससे एक पुररौनक समा बन गया था। पापा सूप पीना है। मायर ने स्टॉल देखकर सूप पीने की जिद पकड़ ली, जिससे पूरा करते हुए साहिल ने गाड़ी वहाँ रोकी और सबके लिए ही गाड़ी में सूप मंगवा लिया। साहिल और मायर गाड़ी में आगे बैठे सूप पी रहे थे, जबकि अम्मी खुद सूप पीने के साथ साथ मुनज़्ज़ा को भी पिला रही थी। सूप पीकर बिल देने के बाद साहिल ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई तो एक चहकती हुई आवाज़ उसने उसकी तवज्जो खींच ली। साहिल सर, एक लड़की खुशगवार हैरत से कहते हुए करीब आई, जिसकी जानिब बाकी सब भी मुतवज्जो हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहिल भी उसे देखकर हैरान हुआ था। अपनी फैमिली के साथ सूप पीते हुए विंटर वाइब्स एंजॉय करने आई हूँ। आप भी यकीनन इसीलिए आए होंगे ना अपनी फैमिली के साथ। वो लड़की काफ़ी चुलबुली सी मालूम हो रही थी। हाँ, ये मेरी फैमिली है, मेरा बेटा मायर, बेटी मुनज़्ज़ा और इनकी मम्मा अमरीन। साहिल ने सबका तारुफ करवाया, जबकि अमरीन को अपनी बीवी कहने के बजाय बच्चों की मम्मा कहकर तारुफ करवाना अमरीन के दिल में चुभा। हाय लिटिल चैम्प,
لڑکی نے سویٹر کی جیب سے اپنا ہاتھ نکال کر کھڑکی سے اندر کر کے ماہر کی جانب بڑھایا، جس سے اس نے سرد موری سے تھام لیا، کیونکہ اس لڑکی کا ساحل سے بات کرنا اسے کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ آپ کے پاپا بہت باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں۔ اس کی گرم جوشی کا ماہر نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ ہائی میم، ہاؤ آر یو؟ اب اس نے پچھلی نشست پر امرین سے مصافحہ کیا۔ آئی ایم زہرف۔ پہلے صرف ساحل سر کی اسسٹنٹ تھی اور اب بہت اچھی دوست بھی ہیں، جو ہر مشکل وقت میں بہت ہی اچھے مشوروں سمیت ایمانداری سے ساتھ بھی دیتی ہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساحل نے رخ موڑ کر بولا، جس کے جواب میں زہرف مسکرائی۔ امرین، جو اس کا ہاتھ تھام کر خوش دلی سے جواب دینے لگی تھی، اس کا نام سن کر کھٹکی۔ زہرف، یہ وہی نام تھا جو آج کل ساحل کے موبائل پر کچھ زیادہ جگمگانے لگا تھا، اور اب جس طرح ساحل نے اس کا تعارف کروایا تھا وہ بھی امرین کو رقابت کے تیر کی طرح چبھا۔ اس نے کچھ کہے بنا خاموشی سے زہرف کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو کیا ہوا پرنسس؟ زہرف نے امرین سے لپٹ کر بیٹھی سست سی منزہ کا گال چھوا۔ ہلکا سا بخار ہو رہا ہے، چیک اپ کے لیے ہی باہر آئے تھے، ساحل نے بتایا۔ اوہ، موسم چینج ہوا ہے نا، اسی کا اثر ہوگا۔ گیٹ ویل سون بیبی، وہ سادگی سے بولی۔ پاپا، سسو آ رہی ہے، جلدی گھر چلیں۔ اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ماہر نے جھوٹی وجہ بتا کر مداخلت کی۔ میں چلتا ہوں زہرف، کل آفس میں ملتے ہیں۔ ساحل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شیور سر، بائے، وہ بھی مسکرا کر کہتی چند قدم پیچھے ہوئی، جس کے باعث ساحل نے کار آگے بڑھا دی۔ ساحل منزہ کو گود میں اٹھائے کمرے میں آیا اور بستر پر لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ ماہر بھی ساتھ ہی اپنے بستر میں گھس کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ امرین نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور چھوٹا سا سفید تولیے کا ٹکڑا لیے کمرے میں آئی اور بیڈ پر منزہ کے بہت قریب سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ ساحل منزہ کے پیروں کے پاس بیٹھا تھا۔ تم جا کر سو جاؤ، بچوں کے پاس میں ہوں، اسے منزہ کے ماتھے پر گیلی پٹی دیکھتے دیکھ ساحل نے سادہ انداز میں کہا۔ میں بچوں کی ماں کی حیثیت سے ہی اس گھر میں ہوں، اور تو میرا کوئی مقام ہے نہیں، تو کم از کم میرا ہی یہ فرض مجھے سکون سے نبھانے دیں۔ امرین کا روکھا سا جواب بہت کچھ جتا رہا تھا، جسے ساحل بخوبی سمجھ گیا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا اور وہاں سے اٹھ کر ماہر کے برابر میں لیٹ گیا، یعنی وہ بھی پوری رات ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنے والا تھا۔ ماہر ساحل سے لپٹ کر باتیں کرتے ہوئے جلد ہی سو گیا، جبکہ امرین بخار اترنے تک سوتی ہوئی منزہ کے ماتھے پر پٹی رکھتی رہی اور ساحل چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر سب ایسے ہی چلتا رہا، تبھی ساحل اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ لاؤ، اب تھوڑی دیر میں پٹی رکھ دیتا ہوں، تم آرام کر لو، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں شکریہ، آپ جا کر سوئیں، پھر صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے، جہاں کوئی آپ کا منتظر ہوگا۔ انداز مصروف اور سپاٹ تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ امرین کا اشارہ زہرف کی جانب ہے، مگر اس نے کوئی تصدیق یا تردید کی ذرہ ضروری نہیں سمجھا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا کے اپنی مرضی کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف کیوں نہیں شروع کرتی؟ اس کا انداز سادہ مگر سنجیدہ تھا۔ امرین نے پل بھر کو ہاتھ روک کر اس کی جانب گردن موڑی۔ دونوں کے سیاہ نینوں کی ڈور آپس میں الجھ گئی اور درمیان میں گہری خاموشی حائل تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جائیں۔ ہزار باتیں ہوتے ہوئے بھی وہ بس اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پیالہ لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھی تاکہ پیالے کا گرم ہو چکا پانی پھینک کر اس میں دوبارہ ٹھنڈا پانی ڈال سکے۔ ذہن میں چلتی بے شمار سوچوں کے سنگ اس نے سنگ میں پانی پھینکا ہی تھا کہ یکدم ساحل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا، جو اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر سنگ میں ہی گر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اتنے نزدیک کھڑے تھے کہ گویا آج سارے فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ساحل نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے خود سے بہت قریب کیا۔ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے، میرے ناراض ہونے سے یا منتیں کرنے سے؟ اس نے بھی خفگی سے طنز مارا۔ کس نے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ بالکل پڑتا ہے، اور اب میں تمہیں مزید ایسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے امرین کا چہرہ تھاما۔ سب سے زیادہ دکھی آپ نے ہی کیا ہے مجھے، ایک ناکردہ جرم کی سزا دے کر۔ امرین نے اپنے چہرے کے گرد آئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دب سے شکوہ کیا۔ جانتا ہوں، مگر وہ سب ایک وقتی غصہ تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اور وہ شدت سے جذبات سے چور انداز میں تحلیل کہتا رکا۔ اور کیا؟ اس نے بے تابی سے جاننا چاہا۔
اور میں بھی سچ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں جانم، آئی لو یو۔ اس کا دیوانہ وار انداز میں شدید تڑپ تھی۔ ایسے جذبات کا سیلاب امرین کے اندر بھی امڑ رہا تھا جس پر کوئی بند نہ لگاتے ہوئے امرین نے پوری طرح اس سے لپٹ کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ دونوں کے تشنہ لب بےحد قریب آ گئے تھے اور چہرے کو چھوتی سانسیں آپس میں الجھنے لگی تھیں کہ سر ڈھلکنے کے باعث امرین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ منزہ کے سر پر پٹی رکھتے ہوئے بیڈ کی سرہانے سے ٹیک لگائے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مائل، منزہ اور ساحل تینوں بیڈ پر لیٹے بے خبر سو رہے تھے۔ یعنی تھوڑی دیر قبل جو کچھ بھی ہوا وہ سراسر امرین کا خواب تھا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ اس کی شدید تر خواہش تھی کہ جو پوری نہ ہونے کے باعث اس کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ اس خوبصورت خواب کے ٹوٹنے پر وہ بجھے دل کے ساتھ حقیقت میں لوٹ آئی۔ اس نے منزہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار بہت حد تک کم ہو چکا تھا، جو کہ کافی تسلی بخش بات تھی۔ گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے 3:15 بجنے کی خبر ہوئی، مطلب ابھی صبح ہونے میں وقت تھا۔ امرین نے کھڑے ہو کر کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلا دیا اور خود بھی لیٹنے سے قبل ساحل کے پاس آئی جو بنا کمبل کے بے خبر سو رہا تھا۔ اسے کمبل اڑا کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے آہستگی سے وہاں بوسہ دے کر وہ بھی خود منزہ کے برابر میں لیٹ گئی۔ جب تک نیند سے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں، نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ اس شخص کو دیکھتی گئی جس سے بیک وقت اسے محبت بھی تھی۔ اس کی بے رخی پر غصہ بھی آتا تھا اور اسے چھوڑ کر جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جب کچھ مطلبی لوگوں کے لیے اس نے ساحل کی غربت جھیلی تھی تو اب خود ساحل کے لیے وہ اس کی اتنی بے رخی تو جھیل ہی سکتی تھی جو ساحل کا حق تھا۔ یک لفظی محبت تو سب کرتے ہیں، مگر حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو سختیاں جھیل کر بھی اپنی جگہ قائم رہے۔ محبتوں میں کچھ ایسے بھی حال ہوتے ہیں، خفا ہو جن سے ان کے ہی خیال ہوتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں ذہنوں میں وسوسوں کی طرح، حسین لوگ بھی جان کا وبال ہوتے ہیں۔ تیری طرح میں دل کے زخم چھپاؤں کیسے کہ تیرے پاس تو لفظوں کے جال ہوتے ہیں، بس ایک تو ہی سبب تو نہیں اداسی کا، طرح طرح کے دلوں کو ملال ہوتے ہیں، سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوؤں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ محسن نقوی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔